आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। और हाँ, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम आपके लिए थर्ड चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आपकी चर्चा करेंगे। यहाँ आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, लेकिन आधा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर आपके लिए क्या आ गया? युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। तो आपको एक साथ दो समीकरण दी गई होंगी जैसे आपने 9वीं कक्षा में पढ़ी थी। मैं आपके लिए एक लिख देता हूं रैखिक समीकरण। a1x जमा b1y बराबर c1। इस प्रकार की समीकरण आपने पढ़ी थी। ये एक दो चरों वाली समीकरण है। यहां पे x एक चर है, y भी एक चर है, तो दो चर हो गए। बड़ी से बड़ी घात इसकी कितनी है? एक है, तो इसलिए रैखिक भी होगी। युग्म का मतलब है जोड़ा, तो मैं एक और लिखूंगा। तो पहले आप जो 9वीं कक्षा में पढ़ गए, मैं 1 मिनट के लिए आपको वही रिवाइज कराता हूं। इस प्रकार की आपने समीकरण पढ़ी थी। इनके कितने हल होते थे? एक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती थी? हलों की संख्या तो सबसे पहले तो हल क्या होता है? यहां पर x का मैं कोई भी मान रख दूं तो उसके लिए आप y का मान निकालते थे। जो x और y का दोनों का मान मिलके वो इस समीकरण का क्या कहलाता था? हल कहलाता था। यदि मैं इसी समीकरण का ग्राफ बनाता तो ये क्या बनता था? एक सीधी रेखा बनती थी। उस रेखा के ऊपर सभी बिंदु, जो भी उस रेखा के ऊपर बिंदु है, सभी बिंदु इसके क्या कहलाते थे? हल कहलाते थे। और एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनगिनत। तो इसका मतलब इस समीकरण के कितने हल होते थे? अनगिनत। कितने हल होते थे? अनगिनत हल होते थे, या अनंत आप बोल सकते हैं। अब जब आपको दो समीकरण एक साथ देगा, जो आपका 10th का सिलेबस है वो यहां ये है। एक समीकरण ये थी, दूसरे के लिए मैंने a2 लिख दिया यहां पे, प्लस b2y इक्वल टू c2। तो इस प्रकार से एक समीकरण आपकी ये हो गई और दूसरी समीकरण आपकी ये हो गई। अब जब भी आपके सवाल आएंगे, आपको एक साथ दो समीकरण दी गई होंगी। जब एक साथ आपको दो समीकरण दी गई हो तो हलों की संख्या क्या होगी? सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है। और फिर हलों की संख्या के बाद हल कैसे होंगे वो निकालना है। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट रखता हूं। तो सबसे पहले आपको दो समीकरण दी गई है और आपसे क्या पूछेगा? हलों की संख्या क्या है। अब हलों की संख्या यहां पर क्या होगी, ये आपको पता लगाना है। हलों की संख्या, मैं आपको हलों की संख्या के लिए यहां पर एक कुछ लिखवाता हूं कंडीशन, आपको उसको नोट करना है और याद भी करना है। सिर्फ इनके जो गुणांक है, a1 है, जैसे यहां पे a2 है, ये b1 है, b2, c1, c2, सिर्फ इससे ही आप पता कर सकते हैं कि इसके कितने हल होंगे। कौन से होंगे वो बाद में निकालेंगे, सिर्फ हम पता करें कि कितने होंगे। तो इसके लिए एक कंडीशन होती है, पहले आप यहां पे लिख लें। जो a1 है उसको a2 से भाग दीजिए। इसी प्रकार b1 को b2 से भाग दीजिए। इसी प्रकार c1 को c2 से। ये तीनों आपको निकाल लेने हैं, c1 c2। अब यदि जब आपने निकाला a1 बटे a2 और b1 बटे b2, हो सकता है ये बराबर आए और हो सकता है ये बराबर न आए। ऐसी स्थिति भी बन सकती है। और क्या स्थिति बन सकती है आपकी? हो सकता है ये बराबर आए। सिर्फ इन्हीं गुणांकों से आप इसके हलों के सभी प्रकार पता कर सकते हैं। तो फिर तीसरा आपको चेक करना है c1 बटे c2। यहां तो ये मान लो बराबर नहीं आया था, हो सकता है ये बराबर आ जाए। बराबर आने के बाद क्या पता इसके बराबर ना आए। तीसरी स्थिति क्या बन सकती है?
ये आपको याद करनी है, नोट करनी है। तो ये सिर्फ 3 स्थितियां आपकी पैदा होंगी। जब ये दोनों बराबर ना हो तो तीसरे चेक करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपको तीसरी चेक करनी है। तीसरी हो सकता है इसके बराबर न आए और हो सकता है इसके बराबर आ जाए। तो अब ये सिर्फ 3 स्थितियां आपकी पैदा होंगी। यदि ऐसी स्थिति है तो उस युग्म का, एक समीकरण का नहीं, क्योंकि एक समीकरण के तो कितने हल होते थे? अनगिनत, अनंत हल होते थे। जब 2 एक साथ दे रखी हो तब हलों की संख्या कितनी होगी? तो आपने इसको चेक करना है सबसे पहले। जब आपने ये चेक किया और ये बराबर नहीं आया तो इसका मतलब हलों की संख्या कितनी है आपकी? मैं यहां लिख देता हूं, हलों की संख्या कितनी होगी? इस स्थिति में आपका सिर्फ एक हल होगा। कितने हल होंगे? सिर्फ एक हल होगा ऐसी स्थिति में। और ऐसी स्थिति में जब ये दोनों तो बराबर थी बट ये नहीं था तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं तो निकालना भी नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन निकालेंगे तो बाद में, तो पहले चेक करते हैं हल है या नहीं। यहां तो एक हल था, यहां कोई हल नहीं। यहां कितने होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। इनको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या स्थितियां हैं ये। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब अनेक हल होंगे। अगर मैं इनकी ग्राफ बनाऊं, आपको पता है एक समीकरण का क्या बनता है? एक सीधी रेखा। तो पहली समीकरण की मान लो सीधी रेखा आपकी ये बनी, यहां भी पहली समीकरण की मान लो ये बनी, कहीं भी बन सकती थी। एक तो आप कैसे भी बना सकते हैं, ये बने। तो दूसरी की कैसी बनेगी? यदि ये स्थिति है तो दूसरी की कुछ इस प्रकार की बनेगी जो इसको एक बिंदु पर काटती होगी। इस रेखा पर प्रत्येक बिंदु, इस रेखा पर प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का हल था। इस रेखा पर प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का हल था। क्या कोई ऐसा बिंदु है जो दोनों का ही हल हो? तो वो कौन सा बिंदु है? ये बिंदु है। तो ये सिर्फ एक ही बिंदु आएगा, एक ही जगह काटेगी। तो इसलिए कितने हल हैं? एक हल है। और इसको कई बार क्या लिखा मिलता है आपकी किताब में? क्या लिखा मिलेगा? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? द्वितीय मतलब दूसरा, अद्वितीय दूसरा नहीं, तो सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक हल। इस प्रकार से होगा। यहां क्या बोल रखा था इसने? कोई हल नहीं। यदि आपकी एक रेखा ऐसी है तो दूसरी की रेखा ऐसी बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। कितने बिंदुओं पर काटती है ये? कहीं भी नहीं काटती। इसका मतलब इनके हलों की संख्या कितनी है? कोई हल नहीं, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो दोनों में कॉमन आता हो। तीसरी स्थिति ये थी, जब भी आप इस प्रकार का कोई ग्राफ बनाओगे, एक रेखा ये थी, दूसरी बनाओगे तो दूसरी भी इसी के ऊपर बनेगी। तो मैं दूसरी इसके ऊपर खींचूंगा तो दिखेगी तो है नहीं, तो मैंने ये निशान लगा दिया कि दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे। अब इनको बोलते क्या है? इस प्रकार की रेखाएं जो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटते हैं तो क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनको क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। और इसको क्या बोलेंगे? समपाती रेखाएं। ये आपको याद रखने हैं, समपाती रेखाएं। तो अब देखें दोबारा से, मैंने सिर्फ इसके गुणांक के आधार पर क्या बताया है कि आप सबसे पहले a1/a2 b1/b2 ये चेक कीजिए। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब कितने हल होंगे? सिर्फ एक हल होगा।
सिर्फ एक हल होगा। यदि हम इस स्थिति में ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार की रेखाएं बनेंगी जो दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पर काटेंगे, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि कोई समीकरण ऐसी है जिसके ये स्थिति बनेगी, ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा, तो उस स्थिति में कोई हल नहीं। ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, समानांतर रेखाएं। तीसरी स्थिति में यदि ऐसी स्थिति होती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत अधिक हल आएंगे, अनंत हल आएंगे। अनंत हल का मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो इस प्रकार से रेखाओं को क्या बोलेंगे, समपाती। अब देखें, यहां भी हल निकल गए, यहां कोई हल नहीं, यहां भी हल निकले, यहां अनेक निकले हैं। तो जब हल निकले हैं तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, संगत। असंगत, ये आपसे आगे सवालों में पूछा जाएगा। और ये भी संगत, क्योंकि यहां भी आपके हल निकले थे। यदि आपके हल निकलते हैं, चाहे वो एक है चाहे अनेक है, तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे, संगत। और जब आपके कोई हल नहीं निकलता तो असंगत। अब ये तो था आपके हल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अब निकलेंगे तो उसको निकालने की क्या क्या विधियां हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, अभी तो हमने किस पे चर्चा की थी कि हल कितने होंगे, क्या होंगे वो नहीं पता किया, कितने होंगे। कोई हल नहीं मतलब जीरो हल, कोई हल नहीं था, एक हल या अनेक हल। अब आपको पता चल गया कितने हल हैं, तो अब हल निकालना है। तो हल निकालने की कुछ विधियां हैं, हल निकालने की आपकी विधियां हैं, यहां पे आपको दिया गया है। ग्राफीय विधि, एक तो हम ग्राफ के द्वारा निकालेंगे, एक है विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, और एक है वज्रगुणन विधि। अब ये चैप्टर के बारे में मैं आपको बताता हूं कि यहां पर प्रत्येक सवाल को निकालने के लिए पहले तो हमने चेक किया हल कितने हैं, अब हल चेक भी कर लिए, अब आपको हल निकालने हैं। तो हल निकालने की आपके यहां पर 4 विधियां दी गई हैं। एक ग्राफीय विधि है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में पढ़ेंगे इसको। एक विलोपन विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है, एक वज्रगुणन विधि है। आप ध्यान रखें, कोई भी सवाल दे रखा हो और किसी भी विधि से आप निकाल दिए, सबका जो उत्तर है, सबका आंसर है वो सेम आएगा। तो किस विधि से कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम फिर भी चारों विधियां सीखेंगे, क्योंकि कई बार पेपर में सवाल क्या आ जाता है, किसी विधि का नाम दे के आ जाता है कि इस विधि से आप हल कीजिए। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम ज्यादा किसकी प्रैक्टिस करेंगे, विलोपन विधि की। हम विलोपन विधि से, जब तक वो नाम नहीं लेता तो हम विलोपन विधि से करना पसंद करेंगे। मैं आपको चारों सिखाऊंगा। अब मैं इसको प्रश्नावली के हिसाब से नहीं सिखा रहा, मैं आपको यहां पर 5 बातें सिखाऊंगा। सबसे पहले जो सवाल, वहां पर आपको हल चेक करना सिखाएंगे कि हल कितने हैं, जो आपको अभी पहले सिखाया था। फिर आपको बारी बारी से प्रत्येक सवाल ग्राफीय विधि से हल करवाएंगे कुछ सवाल, फिर आपको विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से, वज्रगुणन से, सभी को मैं अलग अलग आपको करवाऊंगा। और हाँ, बाद में आपके आती है वर्ड प्रॉब्लम, मतलब आपको एक बड़ी सारी स्टेटमेंट दे रखी होती है, उस स्टेटमेंट को पूरे को हमने समीकरणों में बदलना है, जो आपको अभी रैखिक समीकरण दी गई थी। समीकरण में बदलने के बाद आप किसी भी विधि से उसको हल कीजिए, फिर हम उन पर चर्चा करेंगे।